तो आप दूसरे के कॉल से इन्फ्लुएंस मत हो, कि दूसरे की लैक ऑफ एनर्जी से आप अपनी एनर्जी को कम मत करो। और वैसे मतलब ये अच्छी चीज नहीं, पर जो कंपटीशन करने वाले लोग हैं वो तो उल्टा ये चाहते हैं कि लोग पढ़ाई ना करें। तो अच्छी बात है भैया, कंपटीशन कम होगा। वैसे हम चाहते नहीं कि ऐसा हो, परंतु अगर नहीं कोई करना चाहता तो ये भी अच्छी बात है, ये उसका डिसीजन है। अच्छा है भैया, मेरे नंबर आने की संभावना भाई, अगर चीज कम है, मांगने वाले ज्यादा हैं, तो कंपटीशन तो है ही है। हम तो ये चाहेंगे कि सभी लोग compete करें, पर कई लोग नहीं करना चाहेंगे, तो वो और अच्छी बात है। अपना ना एक समय, मेरी समझ से दो चीज तो जरूरी सब लोग कर लें। एक, कि एक निश्चित समय जरूर फिक्स कर लें। जैसे ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि डेली क्लास शायद ज्यादा हो भी जाए, तो 2 घंटे का जो भी आपको सूटेबल समय लगे, वीक में मंडे टू फ्राइडे 3 दिन, कम से कम 3 दिन, 2 या 3 दिन कम से कम रखें। तो एक फिक्स कर लें 2-2 घंटे का, और अपना एक स्लॉट फिक्स कर लें आप लोग सब मिलकर। आज हमने फिक्स कर दिया कि लेट से हम दिन में पढ़ेंगे या रात को पढ़ेंगे। लेट से 7 से 9 का मैंने टाइम फिक्स कर दिया, 10 से 12 का टाइम फिक्स कर दिया, कोई भी। तो मुझे पता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये मेरा टाइम है, और फिर सैटरडे संडे है। कोई करे ना करे, मैं ज्वाइन करूंगा। चाहे मेरे को अकेला ही पढ़ना पड़े तो मैं अकेला पढ़ लूंगा। तो ये बजाय इसके कि और लोग आएंगे आएंगे तो अच्छा है, ये उनके हित में होगा, आपके हित में होगा। अगर किसी को लगता है कि मेरे ग्रुप में केवल मैं अकेला ही आता हूँ, कोई और आता ही नहीं है, लगातार नहीं आता है, एक आध बार ऐसा हो सकता है कि कभी किसी को कोई जरूरतें पड़ जाए, फैमिली की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, पर्सनल आवश्यकताएं होती हैं, तो अगर कभी कभार ऐसा हो तो कोई बात नहीं। पर अगर लगातार ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये मेरा ग्रुप तो काम करता नहीं, यू ज्वाइन सम अदर ग्रुप। ऐसा नहीं होगा कि सारे ही ग्रुप इनएक्टिव होंगे, कोई ग्रुप तो कर रहा होगा, तो जो ग्रुप कर रहा होगा उसमें ज्वाइन कर दो। पढ़ना ही तो है आपको। ठीक है, तो ये आप लोगों को अपना एक तरीका खुद से बनाना होगा। बाकी अगर मेरी तरफ से कोई सहायता हो तो मुझे बता देना कि ये कर सकते हैं कोई सिस्टम। बाकी लोगों के ग्रुप कैसे चल रहे हैं? आप लोगों के ग्रुप चल रहा है। ठीक चल रहे हैं? जी सर, चलो, अच्छी बात है। सही चल रहा है। ठीक है, तो इनको यूज करें और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करें, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी रखें, जो काम दिया जाए उसे पूरी जिम्मेदारी से करें। ऐसे करें कि भाई ये मेरा व्यक्तिगत काम है, तो उसमें ढीलापन ना रखें, क्योंकि वो ढीलापन किसी और के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए है। चलिए, तो हम अपने विषय पर आते हैं। हम कर रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हम लास्ट टॉपिक जो कर रहे थे वो था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम। कुछ ऐसे विशेष एमिनेंट इंस्टीट्यूट पहचाने गए थे, ठीक है, 10 पब्लिक इंस्टीट्यूशन और 10 प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका कारण क्या है, स्कीम का बैकग्राउंड? इस योजना का कि हमारे देश में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ठीक है। हम इंटरनली बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर अगर वैश्विक स्तर पे देखें, दुनिया के स्तर पे देखें, विश्व के स्तर पे देखें, तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन दुनिया के 500 इंस्टीट्यूशन में भी नहीं आ पाते। 2 या 3 इंस्टीट्यूशन छोड़ दिए जाए, आईआईटीज, तो बाकी कोई भी इंस्टीट्यूशन, इन दुनिया के 500 इंस्टीट्यूशन में, हम टॉप 100 की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम टॉप 500 की बात कर रहे हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूशन उसमें नहीं आ पाते। तो ये हमारी एक तो शिक्षा व्यवस्था पर भी एक तरीके का कटाक्ष है
कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को अभी बेहतर होने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स के लिए जो अवेलेबल रिसोर्स है उस पर भी सवाल है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, एजुकेशनल रिसोर्स जो हमारे यहाँ मौजूद है। तो हमें उनको बेहतर करने की जरूरत है, और कम से कम देश में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों जो हम सिंबॉलिक तरीके से, क्योंकि हम अगर कंपटीशन इंस्टीट्यूशंस के भीतर भी बढ़ाना चाहते हैं तो एक सिंबॉलिज्म के तौर पर ऐसे जो इंस्टीट्यूशन होना आवश्यक है। तो इसी को एनकरेज करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम, कि कुछ ऐसे चयनित इंस्टीट्यूट हों जो हमारे देश में हमारे देश को रिप्रेजेंट करें, दुनिया में देश को रिप्रेजेंट करें। हमारे देश में बाहर से लोग आए, वो पढ़ने आए, हमारे जो अच्छे से अच्छे बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ने जाए। तो इसके लिए 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चुना गया कि वो इस स्कीम के अंदर आए और अपना विकास करें, अपने आप को इतना डेवलप करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना सकें। इन 10 जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो अपने आप अपना फंड अरेंज करेंगे, पर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उनको 1000 करोड़ रुपए का ग्रांट भी दिया गया है इस काम के लिए, कि आपको 1000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, यानी कि शायद 100 करोड़ रुपया प्रति इंस्टीट्यूट देकर कि आप अपने आप को और बेहतर करें। इसके अलावा कुछ और इनको ऑटोनॉमी भी दी गई है, स्वायत्तता दी गई है कि आप अपने जो कार्यक्रम है, अपना जो मैनेजमेंट है उसको और बेहतर करें। वो कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिट करने की का प्रस्ताव, कि आप विदेशी स्टूडेंट अगर हमारे उसमें इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा? अगर हमारे इंस्टीट्यूट्स में बाहर से आके बच्चे पढ़ेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? विश्व स्तर पे हमारी शिक्षा को पहचान मिलेगी, पहला तो ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अगर हम इसको हिंदी में बोले, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पहचान हमें मिलेगी। और फायदा पैसे का भी देखते हैं हम लोग, तो मनी माइंडेड है लोग, तो मनी माइंड फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स आएगा भाई। ये पैसे, ये बच्चे जो आएंगे फॉरेन स्टूडेंट, ये हमारे को विदेशी मुद्रा में डॉलर में फीस देंगे, तो वो हमारे बहुत काम आएगी। और क्या मिलेगा इसके अलावा? नए कल्चरल आइडियाज मिलेंगे भाई। हम भारत के अंदर क्या चीज कैसे हो रही है ये जानते हैं, पर अगर हमें कोई चीज सीखनी है, नई चीज सीखनी है, तो कैसे सीखेंगे हम नई चीज? जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरा आदमी कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं? हमने एक एग्जाम पास, हम अप्लाई कर रहे हैं, एक बच्चा पास कर लेता है, तो वो बच्चा हमारे लिए किसी कीमत का है, किसी वैल्यू का है? यस, इक्वल है। क्या क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? उससे हम सीख सकते हैं कि वो कैसे मतलब इस तरह की कैसे कार्य किया, या कैसे कैसे की उसने क्वालिटी। किया? उसने करा कैसे भाई? हमने भी पढ़ाई की, उसने भी पढ़ाई की, पर वो पास हो गया, हम नहीं पास हुए। और यहाँ पे हमारा ये पूरा विश्वास है कि हम भी बराबर इंटेलिजेंट हैं, हम भी बराबर मेहनती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी फिर किसमें, तकनीक में या दिशा में कुछ अंतर होगा। अगर हम मेहनत बराबर कर रहे हैं, पढ़ाई बराबर कर रहे हैं, तो एक और चीज रह जाती है ना, मेरी तकनीक, मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी दिशा। जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी काम करने के लिए सही दिशा का होना भी उतना ही अनिवार्य है जितना उसके लिए मेहनत करना। अगर हमारे पास दिशा सही नहीं है तो हम कभी पहुंचते नहीं है।
तो यही चीज वहां भी लागू है। तो नए कल्चरल आइडियाज, और ये पता चलेगा भाई वहां पर वो लोग कैसे कर पा रहे हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व। इसके अलावा विदेशी वो जो फैकल्टी है उसको वो हायर कर सकते हैं। अप टू 25% ऑफ फैकल्टी वो विदेश से हायर कर सकते हैं। 30% विदेशी बच्चों को ले सकते हैं। तक अपने कार्यक्रम ऑनलाइन चला सकते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम में भी ये फायदा है कि आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, देश से विदेश से। अच्छा, इसके अलावा उन्हें किसी दूसरे विश्व स्तर के 500 अगर संस्थान के साथ जुड़ना है, एकेडमिकली कोलैबोरेट करना है, तो उन्हें यूजीसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें ये जरूरत नहीं है कि वो यूजीसी से जाएं और उससे परमिशन मांगें। अपनी फीस का निर्धारण वो खुद कर सकते हैं। सरकार ये नहीं बताएगी कि आप कितनी फीस लीजिए फॉरेन स्टूडेंट से, वो आपको कहेगी ठीक है आपको ले जो आपका उचित फीस है आप वो ले लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर, जैसे भारत की पढ़ाई में एक कमी क्या है, आप में से कोई बीएससी करके आया या कुछ भी करके आया, डिग्री करके आया, तो आपके हिसाब से आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि भारत की शिक्षा में आप लोग क्या कमी महसूस करते हैं, कि क्या कमी है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, और खासतौर में हायर एजुकेशन की हम अभी बात करेंगे कि हायर एजुकेशन में आपके अनुसार क्या कमी है। अपूर्व, अपूर्व आपको क्या लगता है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है क्या कमी है उसमें? नहीं, सर गुड अपूर्व, मॉर्निंग सर। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग अपूर्व। हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम में आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ा है? सर मैंने पीसीएम पढ़ा है सर। नहीं, ग्रेजुएशन आपका कैसे क्या है, प्रोफेशनल बीटेक है या ग्रेजुएट? नो सर, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है। ओके, आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस। अब क्या आपको किसी तरीके से कोई कमी लगती है करिकुलम में, या ठीक है करिकुलम? सर करिकुलम तो ठीक ही है, क्योंकि सर जो करिकुलम बनाने वाले जो मतलब मान लोग हैं वो तो ठीक ही बनाते हैं, बट सर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो जाती है सर। ओके। सर सर ऐसा कुछ लॉ आ जाए या ऐसे कोई टेक्निक आ जाए जो हम्म। कि इम्प्लीमेंटेशन में हम जोर दें कि जैसे आप मान ली इम्प्लीमेंटेशन में किस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहोगे कि ये करते तो अच्छा हो जाता? प्रैक्टिकली नॉलेज को सर मैं वरीयता देना चाहूँगा। ओके, वेरी गुड। प्रैक्टिकल नॉलेज, वेरी गुड, ठीक है। तलूरी, I want to know from you what is your academic background and how do you feel whether it was good, bad, or it needs some improvement. Hello, sir. Hello, yeah, Taluri. Yes, sir. Sir, actually, I'm graduation in BSc, sir, chemistry. Okay. Uh, Do you think and that? I did a master's, Mhm. sir. Carry on with I your did question. yes, sir. I did a master's in microbiology subject, sir. Okay. I just want to know whether you find that our higher education, it was okay, it was fine, nothing can be improved, or there is a scope of improvement. No, sir. Actually, I studied in a central government university, sir. So it was very nice, sir. Very Because good. when we compared with the government universities, the subjects and the syllabus were fine only, sir. Mm-hmm. Okay, great. Okay. So, हमारे फ्रेंड्स ने दो हमने बात की और उन्होंने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया कि किस तरीके से, बट इंडिया में मतलब अगर एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल इशू पर देखें तो हमारे देश में एक समस्या हम सब फेस कर रहे हैं, दैट प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, वी आर नॉट गेटिंग, डिस्पाइट हैविंग बैचलर्स
डिस्पाइट हैविंग, सभी यहाँ पर बैचलर हैं, काफी सारे मास्टर्स भी होंगे, कुछ पीएचडी भी हो सकते हैं। ये सब होने के बावजूद हम में से कुछ अनएम्प्लॉयड हैं, जो एम्प्लॉयड हैं वो एम्प्लॉयड जहां भी हैं वहां सेटिस्फाइड नहीं है। तो दोनों कैटेगरी के लोग हैं, सेटिस्फाइड नहीं है और अनएम्प्लॉयड है। तो इसका क्या कारण है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हम अभी भी अनएम्प्लॉयड है? इसको दो तरीके से देखा जा सकता है इस प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को। नंबर वन, एक नेशनल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। वन, वी डोंट हैव, हमारे देश में भाई इतना रोजगार है ही नहीं, लोगों के पास काम अवेलेबल होना चाहिए तभी तो कोई नौकरी पर रखेगा। अगर जो कंपनियां हैं, बिजनेस है, सरकार है, उसमें अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है तो हमें रोजगार कैसे मिलेगा? चाहे हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, हम बीए कर लें, एमए कर लें, पीएचडी कर लें, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन आवर कंट्री, जहां पर लोग पीएचडी करने के बावजूद जो है कभी कभी बहुत मीनियल जॉब के लिए, छोटे छोटे मामूली नौकरियों के लिए भी अप्लाई करते हैं। पीछे शायद न्यूज में था कि काफी सारे पीएचडी लोगों ने, जो रेलवे का लाइनमैन होता है, गैंगमैन, उसके लिए अप्लाई कर रहे थे। तो ऐसा ऐसा बहुत बार हो रहा है, बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे लोअर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए कोई बहुत हेल्दी साइन नहीं है। तो एक तो अवेलेबिलिटी की बात है कि भाई अवेलेबल है नहीं चीज, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम खैर एजुकेशन नहीं, अभी कम से कम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकती। पर दूसरा काम कि जो एजुकेशन है, खासतौर पर जो हायर एजुकेशन है, वो हमें ट्रेन नहीं करती है। बैचलर करने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं किसी बच्चे के, मास्टर करने में 2 साल, और तो कम से कम जिसने मास्टर्स किया हुआ उसने 5 से 6 साल की हायर एजुकेशन हासिल की है। उसके बावजूद ही इज नॉट एबल टू गेट सी मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक समस्या है। तो इसके लिए एक तो ये अवेलेबिलिटी को बढ़ाना होगा, तो वो अलग स्कीम है, अलग काम होना चाहिए। हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर देना होगा कि भाई अवेलेबिलिटी बढ़े। एक पर दूसरी कमी जो हमारी एजुकेशन साइड में है वो ये है कि हमारे जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो भी बहुत पुराने जमाने की चली आ रही है। 50 साल पहले के करिकुलम को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कि आज क्या जमाना है, आज नौकरी अगर हम मांगने जाएंगे तो कंपनी मुझे किस चीज के लिए नौकरी देगी? कंपनी मुझे आज फिजिक्स के लिए क्यों नौकरी देगी? अगर मान लो मैंने फिजिक्स से एमएससी किया या बीएससी किया तो मेरी नौकरी के चांसेस कम है, क्योंकि फिजिक्स एक एकेडमिक सब्जेक्ट है। ठीक है, या तो फिजिक्स के रिसर्च में आप जाइए या फिजिक्स के एकेडमिक में जाइए, जिसकी अपॉर्चुनिटी सीमित हो सकते हैं, कंपनी को बहुत आवश्यकता नहीं है। पर जैसे हम में से कुछ स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस किया, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट कोर्स, उसकी आवश्यकता हो सकती है कि बहुत से लोग जो है कंप्यूटर पर। यहाँ पे एक और समस्या है कि सारे ही कंप्यूटर साइंस बन जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। कंप्यूटर साइंस के जॉब की अवेलेबिलिटी है, नो डाउट है, पर क्या इतनी अवेलेबिलिटी है कि सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस जॉब मिलने लगेगा? इतना भी नहीं है। तो हमें मल्टीपल स्ट्रीम्स में जाना पड़ेगा और अपने करिकुलम को, ना केवल कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस आज के समय में मैं कहूं कि आपको क्या आता है, आप कहेंगे सर मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ जितना भारत में जितने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 10-10 साल के बच्चे हैं, वो चला लेते हैं कंप्यूटर। आप कहेंगे जी हम वर्ड में काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो बहुत बच्चे कर लेते हैं। आप कहेंगे जी हमें प्रोग्रामिंग आती है, आज 8वीं 10वीं के बच्चों को प्रोग्रामिंग आती है। क्यों? एम आई करेक्ट और इनकरेक्ट? सही है। तो अब सभी, और दूसरा कि चलो मान लो आपको आती भी हो तब भी सारे लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो आपको जो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी नए नए स्ट्रीम्स हैं
उनका एक्सपोजर होना चाहिए। आप पुरानी चीजों को सीख के क्या करेंगे? उसके लिए ऑलरेडी वहां पर सैचुरेशन आ चुका है, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। अब मैं ये कहूँ कि अगर हम कंप्यूटर साइंस करते समय एआई करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते, डाटा साइंस पढ़ते, मशीन लर्निंग सीखते, तब शायद हमारी नौकरी लग सकती थी। क्यों? अगर मुझे एआई आता, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता, जो आज की जरूरत है, आज के टाइम में जिसकी बात होती है, आप किसी कंपनी में जाओगे कि हाँ जी मुझे एआई आता है, तो फिर वो कहेगा कि ठीक है, यू आर वेलकम, आइए, आपको हम ये पैसे देंगे, वो पैसे देंगे। आपको मशीन लर्निंग, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो करंट टेक्नोलॉजी है, एआई बच्चों को नहीं आता है। 8वीं के 10वीं के बच्चों को अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, मशीन लर्निंग नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई ये बच्चा नहीं है, तो जब आप 5 या 6 साल हायर एजुकेशन में स्पेंड करके आए हो, तो यू शुड हैव अ स्पेशल नॉलेज दैट नो वन एल्स है। दूसरी चीज, हमारे जो करिकुलम होने चाहिए वो इस तरह से डिजाइन होने चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, जॉब ओरिएंटेड हो। फैक्ट्री की भाई कि हम किसी कंपनी में जाएंगे और उस कंपनी को हमने लेट से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत बार ओवरव्यू चीजें पढ़ाई जाती हैं, पर स्पेसिफिक, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी जैसा मैं जानता हूँ कि जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है वो कैसी पढ़ाई जाती है। जो इंजीनियर्स भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप करेंगे तो वो आपको जनरल 50 साल पुराने की मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखाएंगे, जिसका आज कोई रोल नहीं है। आज वो आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिस पर मशीनें काम कर रही हैं, असेंबली लाइन है, सीएनसीज है, जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है, जिस पर आज के टाइम पर जो कंपनियों का प्लेटफॉर्म चल रहा है। फिर दूसरा, उनका मैनेजमेंट, उनका रख रखाव, वो अगर आएगा तो ऑब्वियसली मुझे कोई हायर करेगा कि हाँ ठीक है, यू आर वेलकम टू माय कंपनी, आप मेरे यहाँ आओगे, काम करोगे। क्योंकि मुझे आपकी जो नॉलेज है, पुराने 50 साल पहले मशीन कैसे बनती थी और कैसे चलती थी, एक फैक्ट्री के मालिक को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसे इंटरेस्ट है कि एक आदमी आए, मेरी कंपनी को मैनेज करे, मेरे बिजनेस को मैनेज करे, मेरी मशीनों को मैनेज करे, उनकी देखभाल करे, उन्हें चलाए और मुझे प्रॉफिट कमा के दे। भाई वो काम क्यों करता है? वो तो प्रॉफिट के लिए काम करता है। उसका दिमाग में कोई चैरिटी फैरिटी तो है नहीं। वो तो सिंपल कहता है कि मेरे को पैसा मिलेगा तभी मैं आपको तनख्वाह दे पाऊंगा, अगर आप मेरे को कमाई नहीं है। और जो कि इट मेक सेंस ऑल्सो। अगर उसके बाद खुद के पैसे नहीं है, इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रॉफिट, इट्स ओनली अबाउट, अगर मान लो हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो कंपनी कहाँ से देगी हमें पैसा? कोई आदमी घर से आपको पैसे नहीं दे सकता का, तो वो कहाँ से देगा? अगर हमारी कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, रिटर्न्स नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली वो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो हमारे एजुकेशन, खासतौर पर हायर एजुकेशन की करिकुलम को ऐसा होना चाहिए। और इनफैक्ट आप लोग भी अपने एजुकेशन को इसी तरीके से डिजाइन करिए। हमारे जो विदेशों में क्या है, कोर्सेज को हम ऐसे नहीं करते जैसे हम लोग के यहाँ है। जैसे हमारे यहाँ है कि हम लोगों ने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, तो क्या होगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस जब करने जाएंगे, आपको एक लिस्ट पकड़ा दी जाएगी, आपके 10 सब्जेक्ट हैं, ये 10 किताबें लगेंगी, ये आपको पढ़ना है, ABCD, ऐसे ही होता है ना? आपको एक किताब का लिस्ट पकड़ा दी जाती है। बाहर ऐसा नहीं है। आप अगर कोई कोर्स कर भी रहे हैं, तो आपको ये कहेंगे कि आप ये 3 सब्जेक्ट तो आपको हमारे पढ़ने पड़ेंगे, जो कोर, इनको वो बोलते हैं कोर कोर्सेज की, भाई इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। पर ये 10 में से बाकी 7 सब्जेक्ट आप अपने खुद डिसाइड करो, हम नहीं डिसाइड करेंगे। आपका जिसमें मन है, किसी का मन हो सकता है कंप्यूटर साइंस में हो,
किसी का मन एआई में हो सकता है, किसी का मन मैनेजमेंट में हो सकता है, किसी का मन एचआर में हो सकता है, किसी का मन इकोनॉमिक्स में हो सकता है, किसी का अलग अलग हो सकता है। तो वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, वो कहेंगे ठीक है आप अपने 10 में से 7 इलेक्टिव ले लो, आपको जिसमें पढ़ाई करनी है आप वो पढ़ाई करो जिसमें आपका मन करता है। परंतु ये आपको केवल 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट है, जो कोर करिकुलम से रिलेटेड है। इससे क्या होता है कि आप अपने जो फर्दर कैरियर है उसको खुद डिजाइन करते हो कि मुझे क्या पढ़ना है, मैं क्या, आप अपना दिमाग लगा सकते हो वहां पे। ये नहीं कि टीचर ने जो कह दिया बस वही करना है, यूनिवर्सिटी ने जो बोला वही पढ़ना है। हम अपने आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि भाई आज के समय में ये चीज अच्छी चल रही है, इस चीज का मैं फ्यूचर देख पाता हूँ। अब मैं इसका उदाहरण अगर ऐसे दूं, भाई हमें सब में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का आगे फ्यूचर होगा। अगर मैं तुम्हें जो पुराने टाइप का पेट्रोल वाला इंजन का ट्रेनिंग दूं तो उसका कोई सेंस है आज के समय में? वो आउटडेटेड चीज हो रही है। हमें खुद पता है कि अगले 10 साल में हम कह रहे हैं कि ये 10 साल में ये आउटडेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पेट्रोल इंजन को पढ़ लेंगे तो कहेगा ठीक है मेरे को क्या करना है, आजकल कौन चला रहा है पेट्रोल पे गाड़ी। 10 साल बाद ये सिचुएशन हो जाएगी, 10 साल बाद हम ये देखेंगे कि कोई नहीं चला रहा होगा, तब हमारे लिए सिचुएशन होगी। पर अगर अभी से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ लें अगले 3 साल तक, आई थिंक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर होगा, मैं उसमें जा सकता हूँ। मैं वो सोचता हूँ कि सोलर एनर्जी का फ्यूचर होगा, मैं सोलर एनर्जी की पढ़ाई करता हूँ या किसी भी और चीज की पढ़ाई करता हूँ जो मुझे ठीक लगती है। तो ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ होना चाहिए। इसी तरीके के इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए हम ये सिस्टम लाए हैं। इसके अलावा ये अपने जो चार्जेस हैं उनको खुद फिक्स करें, अपने कोर्स स्ट्रक्चर को जैसा मैंने कहा वो खुद ही डिजाइन करें, और फ्लेक्सिबिलिटी हो करिकुलम में। इसमें 10 पब्लिक इंस्टीट्यूशन को चुनाया गया है, IISc बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, खड़गपुर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जादवपुर एंड अन्ना यूनिवर्सिटी। फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिनको चुना गया है, पिलानी, कर्नाटका, जियो इंस्टीट्यूट, अमृता विश्व विद्यापीठम, ये इंस्टीट्यूट्स को इस करिकुलम के लिए चुना गया है। शिक्षा के अगले हिस्से पर आते हैं, वो है समग्र शिक्षा स्कीम। समग्र शिक्षा स्कीम, इस समग्र शिक्षा स्कीम में हमारे जो पुराने 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी उनको सबज्यूम कर दिया गया है, मतलब तीनों को उसमें समाहित कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन, इन तीनों कार्यक्रमों को सबज्यूम करके ये समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है। ये इंटीग्रेटेड कार्यक्रम होगा और प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक। व्हाट इज प्री स्कूल एजुकेशन? From 1 to 8. kindergarten. किंडरगार्टन, ठीक है, नॉट 1, ठीक है। प्री स्कूल एलिमेंट्री जो बेसिक एजुकेशन होती है, नर्सरी केजी, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम करने जा रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान में। इसमें प्री स्कूल, प्राइमरी, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल को समाहित किया गया है, समग्र शिक्षा अभियान। अच्छा, फिर उसके जो कंपोनेंट है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसका क्या मतलब होता है? लेट मी आस्क समवन, कौन बताएगा मुझे? हिमांशु, आप बताओगे? हिमांशु, व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन? मेरे हिसाब से कि एलिमेंट्री एजुकेशन हर जगह अवेलेबल हो। हर जगह अवेलेबल हो। अच्छा, थोड़ा सा उसमें थोड़ा और ऐड करो, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या हुआ?
थोड़ा सा हर जगह अवेलेबल, जगह की बात नहीं है, या यूनिवर्स जगह नहीं है। सर 6 से 14 साल के बच्चे, प्रत्येक बच्चे के लिए अवेलेबल हो। हाँ, हर बच्चे के लिए अवेलेबल हो, या यूनिवर्स बच्चा है, ठीक है, हर बच्चा, एक एक बच्चे की को पढ़ाई का मौका मिले, यहाँ उद्देश्य ये है। ठीक है, तो यूनिवर्सलाइजेशन हमें करना है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन सभी को मुहैया कराएं। और ये हमने संकल्प लिया अपने 86वें अमेंडमेंट में, जिसमें ये तय किया गया कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट दी जाएगी। इसके अंदर जो और छोटे छोटे कार्यक्रम है वो है शगुन पोर्टल, पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, विद्यांजलि। ठीक है, तो ये सभी कार्यक्रम, पढ़े भारत बढ़े भारत, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, विद्यांजलि कार्यक्रम, ये सभी इसका इस कार्यक्रम का हिस्सा है। छह से 18 साल के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, साइंस मैथ टेक्नोलॉजी के लिए इस आविष्कार अभियान के तहत एनकरेज किया जाता है। अगला हिस्सा पढ़ते हैं, वो है हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान है, उसका दूसरा हिस्सा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। माध्यमिक शिक्षा होती है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन। तो हमें जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कार्यक्रम है वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसके अंदर जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं वो है शाला सिद्धि। ठीक है, शाला सिद्धि, शाला दर्पण, ई पाठशाला, कला उत्सव और सीमा दर्शन। डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ये कार्यक्रम है जिससे कि बच्चों को बॉर्डर एनवायरनमेंट दिखाया जाए। तो सीमा दर्शन, कला उत्सव, ई पाठशाला, शाला दर्पण और शाला सिद्धि, तो ये हमारे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जो छोटे छोटे अलग अलग इनिशिएटिव हैं। एक ब्रॉड इनिशिएटिव है जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए ये जो योजना है, ये हमारा अभियान है, ये काम करता है। अगला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। हमारे देश में हम सेकेंडरी एजुकेशन को दो हिस्सों में बांटते हैं, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। जो उच्चतर शिक्षा अभियान है वो 11वीं 12वीं के लिए होता है, हायर एजुकेशन की, मतलब स्कूल के अंदर जो हायर एजुकेशन है। और इसके अंदर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एनरोलमेंट जो रेशियो है उसको बढ़ाएं और कम से कम 2020 तक 30% बच्चे हायर एजुकेशन के लिए एनरोल हों। तो ज्यादा बच्चे जब हायर एजुकेशन के लिए एनरोल होंगे तो हमारे जो देश की कैपेबिलिटी वो बढ़ेगी। तो हमारे देश में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत कमजोर है, बहुत पुअर है। हमारे देश में लिटरेसी रेट अभी कितना होगा, किसी को आइडिया? 64%। नहीं, मेरे ख्याल से 70% के आसपास तो चल ही रहा है, 70% या प्लस है, अगर मुझे ठीक याद है तो 70% के आसपास होगा हमारे देश में इस समय लिटरेसी रेट। परंतु अगर मैं ये बात करूं कि हायर एजुकेशन में कितने बच्चे जाते हैं, 77%। हाँ 77%, मुझे याद था कि इट्स 70+। ठीक है,
अब हमारे देश में यानी कि 77% लोग हैं जो इनको हम क्या कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। परंतु पढ़ने लिखने का क्या मतलब होता है? एजुकेटेड होना, समझदार होना, उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया भी मान लिया जाए। हाई स्कूल होना या 12वीं होना कोई बड़ी बात है? बेसिक एजुकेशन है 12वीं तक की। हमारे देश में 12वीं से आगे कितने बच्चे जा पाते हैं? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन वो कितने हैं? 2001 के सेंसस के अनुसार 12.4% है। कोई और जरा मुझे दीपक आप ही जरा एक बार चेक करके बता दोगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन अभी क्या चल रहा है? तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की अगर हम बात करें कि हायर एजुकेशन के लिए जो रिलेवेंट एजुकेशन है उससे पहले की एजुकेशन फीस है, अभी कितना है? 27.1%. 27.1%। Yes, sir. मेरे ख्याल से ज्यादा है। आई एम नॉट सर 1920 के रिपोर्ट है, 1920 ओके। 2019. तो हमारे देश में 2001 तक अगर बात करें तो केवल 12% बच्चे ही ऐसे थे जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे थे, जो कि हमारे देश की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। क्योंकि हम अब हमारे देश में एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, परंतु उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी हिस्सा पीछे ही छूट जाता है। वो एजुकेशन के लिए, मीनिंगफुल एजुकेशन के लिए कहीं जा ही नहीं पाते, तो उनको कभी कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। वो पूरे जीवन उनके मजदूरी वाले काम, उनको केवल एक अनस्किल्ड वर्कर के तौर पर ही काम करना होगा, जो किसी देश के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो निश्चित रूप से बहुत ही सीरियस डाउट इम्प्लाई करता है कि कैसे हमें इसे बढ़ाना है। तो इसी को इम्प्रूव करने का एक उद्देश्य है इस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करना कि जहाँ पर जिन जिलों में कम शिक्षा दर है, जहाँ पर शिक्षा दर कम है वहाँ पर शिक्षा को बढ़ाया जाना। और इन नीति आयोग ने इसको अपने कॉम्पोजिट इंडेक्स में इंक्लूड किया। इसके बाद हमारा अगला एक कार्यक्रम है वो है भुवन रूसा पोर्टल। भुवन रूसा पोर्टल एक और कार्यक्रम है उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान, इस अभियान के तहत हमारे जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कम से कम 5 गांवों से एक कॉलेज को 5 गांवों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि वो वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के ये इंस्टीट्यूशन सोशल और इकोनॉमिक बेटरमेंट, इन गांव के सोशल और इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। तो ये एक और कार्यक्रम है उन्नत भारत अभियान, जिसके तहत गांव को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ा जा रहा है। और आईआईटी दिल्ली इस कार्यक्रम के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है और एचआरडी मिनिस्ट्री, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसके लिए काम कर रही है उन्नत भारत अभियान के लिए। पोर्टल है स्वयं पोर्टल, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आपको ये सारे नाम याद रख लेने कम से कम कि जिनके हम बात कर रहे हैं, किसी का फुल फॉर्म, किसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, किसी का रिलेवेंस। स्वयं पोर्टल किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, किस से संबंधित है,
तो आपको अगर ये याद है कि व्हाट इज स्वयं किससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, then you can answer such questions. तो स्वयं means study webs of active learning for young aspiring minds. ये हमारा एक इंडिजिनियस आईटी प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज किए जाते हैं और इसमें वरीयता दी जाती है जो डिसएडवांटेज्ड वर्ग है उसको, कि उनको ये मौका मिल सके। इसके अलावा जो बच्चे अपनी स्टडीज को पूरा नहीं कर पाए हैं और जो प्रोफेशनल अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से यूज कर सकते हैं। हमारा हो गया स्वयं। स्वयं के बाद है सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम 2014-15 में एजुकेशनली वीकर सेक्शन को डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज कराने के लिए ये स्कॉलरशिप लाई गई, जिसमें 30,000 रुपये टुवर्ड्स ट्यूशन फीस दिए जाते हैं और 20,000 एज अ कंटिंजेंसी अलाउंस 1,000 लोगों को इस सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दिए जाते हैं। स्वयं प्रभा, ठीक है, स्वयं प्रभा ये हमारे जो डीटीएच चैनल होते हैं उनका एक क्लस्टर बनाया गया है, उनका एक ग्रुप बनाया गया है जो डीटीएच चैनल्स को इकट्ठा करके थ्रू डीटीएच डायरेक्ट टू होम, जो हम लोग घर में टीवी देखते हैं उसी माध्यम से हम एजुकेशन प्राप्त कर सकें, उसके लिए ये कार्यक्रम है स्वयं प्रभा। शाला दर्पण पोर्टल, ये हमने शायद अभी ऊपर भी बात किया था। नवोदय विद्यालय समिति, व्हाट इज नवोदय विद्यालय? आप लोगों को नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट पता है? सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है नवोदय विद्यालय। हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाता है जिसके अंदर, रेजिडेंशियल मतलब बच्चे वहां रहकर, और जिसमें 75% बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लिए जाते हैं। तो उन बच्चों को रहना खाना बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पर उनको रखा जाता है, उनको अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। तो ये नवोदय विद्यालय, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे नवोदय विद्यालय है फॉर जो भी हमारे जो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उनके लिए ये नवोदय विद्यालय काम करते हैं। उसी नवोदय विद्यालय का ई गवर्नेंस ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है शाला दर्पण, ठीक है। जो ये नवोदय विद्यालय है इसके अंदर 636 स्कूल है, हो सकता है नंबर थोड़ा घट बढ़ गया हो, तो ये इसके लिए नवोदय विद्यालय काम करते हैं, नवोदय विद्यालय, और उसका अपना शाला दर्पण पोर्टल काम करता है। ऐसे ही हमारे केंद्रीय विद्यालय है, जैसे नवोदय विद्यालय है ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ये केंद्रीय विद्यालय शाला दर्पण, ये भी इन्हीं स्कूलों का अपना एक ऑटोमेशन और मैनेजमेंट सिस्टम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, नवोदय विद्यालय जैसे मैं अभी बता रहा था 75% सीटें इसमें रिजर्व रखी जाती हैं रूरल एरिया के बच्चों के लिए। इसके अलावा SC/ST बच्चों को भी इसमें वरीयता दी जाती है। शाला सारथी, ये इनका अपना कार्यक्रम है। शाला सिद्धि स्कूल इवेल्युएशन सिस्टम है, इवेल्युएट करने के लिए शाला सिद्धि। एक ये अगला है अस्मिता कार्यक्रम,
असमिता कार्यक्रम। इस असमिता कार्यक्रम में हम अपने 1ली से 12वीं के बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी एजुकेशनल जर्नी को ट्रैक कर सकते हैं स्कूल स्टूडेंट्स की। डिफरेंट 15 लाख प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की वो आगे उन्होंने क्या क्या किया। तो एक तरीके का ऑनलाइन डाटाबेस है स्टूडेंट की अटेंडेंस का, उनके एनरोलमेंट का, उन्होंने क्या क्या सीखा, उनके मिड डे मील सर्विसेज का, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, हर चीज का ये एक डाटाबेस है असमिता कार्यक्रम। ये महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। इस कार्यक्रम के जरिए से हम हमारे देश में जितने स्कूल हैं उनके बच्चों का एक कलेक्टिव डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। कितने बच्चे हमारे स्कूल में हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, उनके अपने रिस्पेक्टिव मार्क्स कैसे हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो स्कूल आते हैं या नहीं आते हैं, हर चीज हम इससे जान सकते हैं। स्वच्छ विद्यालय इनिशिएटिव, स्कूलों के अंदर में फंक्शनल टॉयलेट, ऐसे टॉयलेट जो कि काम कर रहे हैं उन्हें बनाने का एफर्ट है। फिर अगला है ये ज्ञान इनिशिएटिव। ज्ञान इनिशिएटिव ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क ज्ञान। जिसमें हम अपने साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ लाकर कोलैबोरेट कर उनके साथ काम कर सकते हैं। तो ज्ञान इनिशिएटिव ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे साइंटिस्टों और एंटरप्रेन्योर्स को एक जगह पर लेकर आ रहा है। इम्प्रिंट इंडिया, इम्प्रिंट इंडिया ये हमारे को रिसर्च और इनोवेशन के लिए काम कर रहा है। इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ये प्रोजेक्ट है। इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी IIT और IISc का जॉइंट इनिशिएटिव है, ताकि हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा नई रिसर्च को ला सके। उच्चतर आविष्कार अभियान, इसमें हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री स्पेसिफिसिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूशन की जो हमारे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या आवश्यकता है, उनके साथ हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता अभियान, वित्तीय साक्षरता अभियान, वित्तीय साक्षरता क्या चीज होती है? पूछना चाहूँ, एक सेकंड में पूछता हूँ जी। अनूप कुमार, अनूप, अलीशा, अनूप, अलीशा, आस्था, आरुषि, इनमें से कोई सुन रहा होगा मेरी बात? कोई चारों में तो नहीं सुन रहा, ये जवाब नहीं देना चाहते, या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है? सर सुन तो रही हूँ लेकिन मुझे आता नहीं है इसका आंसर। परफेक्ट, ये तो अच्छी बात है। ओके चलो मैं ये मानता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल ठीक है। अब बताओ ये होता क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब ये स्टॉक मार्केट की में भी थोड़ी बहुत नॉलेज, शेयर्स एंड जो भी फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है उसकी नॉलेज। हमारे जीवन में आप लोगों को मैं इस चीज पर थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत जीवन के काम की चीज है। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत आवश्यक होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें स्कूल से ही देनी चाहिए।
फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आ सकते हैं, हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं। तो ये जो वित्तीय साक्षरता है, वित्त के बारे में साक्षरता, कैसी कैसी साक्षरता हो सकती है वित्तीय साक्षरता का के अंतर्गत। सबसे पहला कि आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आपको पैसा कैसे मिलेगा। आपको पैसे की आवश्यकता है, मान लीजिए आप हायर एजुकेशन करने के लिए जाना चाहते हैं, आपको लगता है मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं, पर वहां पर फीस आपको 10 लाख रुपए देनी है, तो आपको ये 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। आपको घर खरीदना सर है, लोन 20 लाख रुपए का घर आएगा, लोन लेंगे सर। लोन लेंगे। अब लोन लेने के लिए कौन सा लोन, कहाँ पे लोगे, किसके पास जाओगे। दो सिचुएशन है, एजुकेशन लोन एजुकेशन और होम लोन भी। होम लोन लोगे या एजुकेशन लोन लोगे, ये पहले बताओ। तो एजुकेशन पढ़ाई लोन के लेंगे। लिए एजुकेशन लोन एजुकेशन। अब एजुकेशन लोन लेने के लिए कहाँ जाओगे। बैंक के पास। बैंक। कौन से बैंक के पास। मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत जनरल। सर जहाँ पे हमारा अकाउंट होगा। ओके। और सर जो जहाँ लो इंटरेस्ट इंटरेस्ट कम रेट होगा पे सर। लोन प्रोवाइड करे, जो लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको ये चेक करना पड़ेगा, हो सकता है आपका बैंक एजुकेशन लोन देता ही ना हो, तो अगर आप उसके बेकार में परेशान हो रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन है एजुकेशन लोन। फिर मुझे ये देखना होगा कि उसकी दर किसकी अच्छी है। हो सकता है मेरा बैंक देता तो है, पर वो दर लगाता है कि 25-15%, 20%। प्राइवेट बैंक है मेरी, और वो प्राइवेट बैंक इतनी फीस लगाती है कि मुझे लगे अरे इतना में। तो मुझे अगर एक जगह पे 10% के दर पे लोन मिल रहा है, दूसरी जगह 15% के दर पे लोन मिल रहा है, तो मुझे क्या, कौन सा लोन अच्छा होगा। 10% वाला 5% पे बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अगर 10 साल में देखेंगे, तो ये 5% बहुत बड़ी रकम बन जाती है। ठीक है, तो पहला कि मुझे एजुकेशन लोन लेना है। दूसरा, मुझे किस बैंक के पास जाना है ये मुझे पता होना चाहिए। वो लोन मुझसे क्या, वो बैंक मुझसे क्या मांगेगा। सर डॉक्यूमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, आईडी प्रूफ। आईटी प्रूफ मांगेगा, हाँ, आधार मांगेगा, रेजिडेंस का प्रूफ मांगेगा, बिजली का बिल मांगेगा, और क्या क्या मांगेगा। आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट मांग सकता है, पेरेंट्स इनकम प्रूफ मांगेगा, आपकी एजुकेशन कहाँ से है वो मांगेगा, पास्ट एजुकेशन का रिकॉर्ड मांगेगा, आगे की एजुकेशन का रिकॉर्ड मांगेगा, फ्यूचर क्या प्लान है। अब वो मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा। अब यहाँ पे वित्तीय साक्षरता का क्या रोल है। सर इंस्टेड ऑफ ऑल दिस हम अपने एसेट्स चेक कर सकते हैं कि पैसा कहाँ से आ सकता है। नहीं, मैं वित्तीय साक्षरता की, बेसिक साक्षरता की बात करता हूँ। आज में से अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पैन कार्ड बना हुआ है। सबका बना हुआ है। यस सर। यस सर। नहीं बना हुआ है कोई ऐसा, सबका बना हुआ है। चलो अच्छी बात है। कोई ऐसा नहीं जिसका पैन कार्ड ना बना हो। नो सर, मेरा नहीं बना। एक मेरा भी नहीं है सर। आधी क्लास का नहीं बना होगा, जहां तक मेरी अपनी समझ कहती है। तो पहली आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी में आप कहाँ फेल हो रहे हैं, आपके पास पैन कार्ड नहीं है। कल आपको कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है, आपका बेसिक चीज है आपका पैन कार्ड, जो आपके पास नहीं है। आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स, आधार आप लोगों के पास होगा, ठीक है। आईटी रिटर्न आप में से कितने लोग भरते हो। इनकम टैक्स अभी नहीं बस। सर मेरे पापा भरते हैं। नहीं, आप भरते हो कि नहीं भरते, वो आपकी रिटर्न। नहीं नो सर।
तो आप में से कोई आईटी रिटर्न नहीं भरता तो आप इस मामले में फेल हो जाओगे, ठीक है, आप जब लोन लेने जाओगे। रेजिडेंस प्रूफ, ज्यादातर आप में से किसी के पास रेजिडेंस प्रूफ नहीं होगा तो आधार हो सकता है, पर वो जनरली क्या मांगते हैं, बिजली का बिल मांगेंगे, मोबाइल का बिल मांगेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप रहते भी हो, कहीं और तो नहीं रहते। तो काफी बार हमारे पास अपना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं होता जिससे हम अपनी इनकम को प्रूफ होते। कभी कभी हमारे पेरेंट्स को भी इनकम का कोई प्रूफ नहीं होगा। हमारे पेरेंट्स की छोटी सी दुकान है, 5 लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 6 लाख रुपया होता है, कमाते हैं, छोटा सा कोई धंधा है, आउट ऑफ स्कोप में है, हम रिटर्न फाइल नहीं करते। इससे क्या होगा, आपकी भी हो सकता है छोटी मोटी इनकम हो, आप ट्यूशन पढ़ा लेते होंगे, आप कुछ और ऐसा छोटा मोटा काम कर लेते होंगे, 2-4 लाख रुपया महीने का, 10-15 लाख रुपया, 10-15 हजार रुपया कमा लिया, उसको 12 से गुणा करेंगे तो 2 लाख रुपए, पर आप रिटर्न नहीं भरेंगे। अब रिटर्न नहीं भरने का क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन? अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है तो आपकी कोई इनकम नहीं है, आपकी कोई इनकम नहीं है, आपके को कोई प्रूफ नहीं है कि आप ये 10,000 रुपए भी कमाते हो। अगर आप ये भी प्रूफ कर सकोगे कि मैं हर महीने 15,000 रुपया या 10,000 रुपया भी कमाता हूँ, तो भी बैंक आपको कुछ नहीं तो 2-3 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का लोन दे सकती है। हो सकता है आपका काम 2 लाख रुपए से काम चल जाए, पर आप नहीं देंगे। आप जो है, आपने रिटर्न नहीं फाइल करी हुई है, आपके पेरेंट्स ने रिटर्न नहीं फाइल की होगी। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके प्राइवेट जॉब्स हैं या पैटी जॉब्स हैं, वो नहीं करते हैं फाइल, तो उनकी अपनी एलिजिबिलिटी भी चली गई। आप अपने पास्ट एजुकेशन के रिकॉर्ड को कभी कभी संभाल के नहीं रखते या उसको लेके सिंसियर नहीं रहते, आप अपने फ्यूचर एजुकेशन को लेके। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं ऐसे में, अगर हमें लोन लेना होता है, मान लीजिए आपको किसी जगह एडमिशन हो गया, आपसे कहा गया भाई 2 लाख रुपए जमा करा दो, आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग ब्रोकर को पकड़ते हैं। साहूकार के पास जाएंगे, साहूकार हमसे लेगा 24% का लोन, 24% से कम लोन हो सकता है, इससे ज्यादा ले, 2.5-3 रुपया सैकड़ा, 2-2.5 रुपया सैकड़ा, इतना लेगा। या फिर आप जैसे अभी क्या है, नए तरीके के साहूकार हो गए, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज आ गई हैं, वो भी आपको लोन दे देती हैं, पर वो भी अच्छा खासा लोन ले, वो इंटरेस्ट रेट रखते हैं 2% पर मंथ है ये रेट, ध्यान रखिएगा, ये एनुअल नहीं है। अगर आप प्राइवेट बैंक से पर्सनल लोन लेंगे तो आपको वो 15% के आसपास पड़ेगा, पर्सनल लोन अगर आपने लिया। वही अगर आपने एजुकेशन लोन लिया तो हो सकता है वो आपको 8% में मिल जाए और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी भी मिल जाए। बट क्योंकि आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, आपको आपकी वित्तीय साक्षरता बहुत पुअर है, तो वित्तीय साक्षरता जैसी हमारी अभी हमने बात भी की थी कि हमारी वित्तीय साक्षरता कमजोर होने के कारण हमारे को ये पता ही नहीं कि ये ऑप्शन भी हो सकती है। बहुतों को पर्सनल लोन भी ऑप्शन पता नहीं होगी, औरों को गोल्ड फाइनेंस भी नहीं पता होगा कि ऐसी कंपनियां भी हैं, जैसे मुथूट नाम से कंपनी है, मुथू फाइनेंस है, ऐसी कंपनियां हैं जो अगर आपके पास गोल्ड है आप उसे दे दो तो आपको तुरंत लोन दे सकते हैं। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता। ज्यादातर लोगों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो साहूकार ही पता रहता है, जो कि उनको एक्सप्लॉइटेटिव रेट पर पैसा देता है। और हम क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, अपनी रिटर्न हमारी नील रिटर्न है, कोई बात नहीं, हमें इस महीने में हमने, इस साल में हमने 2 लाख रुपए ही कमाए थे, 5 लाख तक आपको कोई टैक्स लगेगा भी नहीं। बस आपको क्या चाहिए रिटर्न भरने के लिए? एक पैन कार्ड, आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, कईयों के पास वो भी नहीं है अभी भी। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको बैंक का खाता भी नहीं खुलेगा। एक पैन कार्ड, बेसिक एक फॉर्म भरना है, अगर आप ये फॉर्म भर दोगे, आप 2 लाख रुपए की इनकम भर दोगे, अगर 2-3 साल की आपकी रिटर्न जा रखी है, आप किसी भी बैंक के सामने जाओगे, वो कहोगे कि जी हमें पर्सनल लोन दे दो, अगर आप प्रूव कर पाओगे कि यस यू हैव सम इनकम, यू आर फाइलिंग योर रिटर्न्स, तो तुरंत आपको लोन दे देगी। ये है वित्तीय साक्षरता। इट्स नॉट ओनली अबाउट शेयर सिक्योरिटीज, यस दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज। कि मान लीजिए आपके पास सरप्लस इनकम है,
आपके पास 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, आपको क्या करना चाहिए इन 10 लाख रुपए का? ये भी एक काम है कि इसका क्या करें। घर में रखे रहेंगे तो क्या होगा, इसमें ग्रोथ कितनी मिलेगी आपको? 0%। इन्फ्लेशन को माइनस कर दोगे तो आपके पैसे घट जाएंगे। आपने सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया तो कितना 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा साल का। अगर एफडी करा दिया तो 6% के आसपास, 5.5-6% आपको ब्याज मिल जाएगा। अगर आपने लेट से कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लिए, हो सकता है आपको 12-15% का रिटर्न मिल जाए। तो अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन सम गुड सम अदर ऑप्शन। आप अगर आपके पास सरप्लस फंड है, आप ये सोचें कि नहीं ठीक है मेरे पास 10 लाख रुपए या मेरे पास 2-4-5 लाख रुपए, आपकी नौकरी लग गई। लेट्स एक सिचुएशन में बताता हूँ, ये सब रियल लाइफ सिचुएशन है जो हम सबके साथ होंगी। आपकी कल किसी की नौकरी लग जाएगी, 2-4 महीने काम करने के लिए, 1-2 साल काम करने के बाद उसके बाद 2-4-5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। अगर वो पैसे को वेस्ट नहीं करता तो 2-4-5 लाख, अगर मान लीजिए आपको 50,000 रुपया 60,000 रुपये महीने का मिलता है और आप 10,000 रुपया अपने ऊपर खर्चा करते हैं तो भी तो 50,000, और नए नए उसमें अगर आपकी शादी ब्याह नहीं है तो खर्चा भी नहीं है। 50,000 रुपया आपका हर महीने बच रहा है, साल का कितना बच गया? 6 लाख रुपया। आपके खाते में क्या हो जाएगा? 6 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। जो 6 लाख रुपए इकट्ठा होगा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप सबसे पहले? को इन्वेस्ट करेंगे। नहीं जी, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आप गाड़ी खरीदेंगे। गाड़ी खरीदेंगे? नहीं सर, जमीन लेंगे या घर लेंगे। नहीं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो एवरेज नया नया बच्चा है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा भाई? महंगा मोबाइल फोन कौन सा आता है? सबसे महंगा मोबाइल फोन 50,000 40,000। शो ऑफ भी तो करना है भाई, सबको दिखाना भी तो, देखो मैं जो है बढ़िया नौकरी और बढ़िया पैसे कमा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो 50,000, हो सकता है कोई एप्पल भी खरीदे, ठीक है, 80,000 1 लाख रुपए का पहले तो खरीदेगा मोबाइल फोन। फिर कहेगा कि नहीं मेरे को बाइक खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है, जैसा भी जिसकी अपनी समझ है। या लैपटॉप के, हाँ हम 1 लाख रुपए का लैपटॉप ले आए। आपको पता है कि ये इसका ऑल्टरनेटिव है। मतलब मेरे को मोबाइल फोन चाहिए तो 20,000 रुपए का मोबाइल फोन भी, 15,000 रुपए का मोबाइल फोन भी ठीक ठीक काम कर लेता है। आई डोंट नीड एप्पल, ठीक है। क्या करूंगा मैं 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन रख के? बट नहीं, मुझे शो ऑफ करना है। गाड़ी भाई जो है, मेरी नौकरी लग गई, मुझे दिखाना है। अब शादियां हो रही हैं, हम लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, महंगी से महंगी गाड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है। वी डोंट अप्रिशिएट दैट दीज ऑल आर डेप्रिशिएटिंग असेट्स। ये सारी के सारे सामान ऐसे हैं 5 साल बाद इनकी कोई कीमत नहीं रहती। 5 years डाउन द लाइन चले जाओगे तो आपकी ये जो सेविंग है, जो आपने 6 लाख रुपए बचाए थे, वो 5 साल बाद जीरो हो जाएंगे। 3 साल बाद मोबाइल की कोई कीमत रह जाती है, चाहे एप्पल का ही सही। 1,000 रुपए में भी नहीं कोई खरीदेगा। गाड़ी की थोड़ी बहुत कीमत मिल भी जाएगी 1-2 लाख रुपए पर, इसमें आप पेट्रोल और इसकी मेंटेनेंस कर करके, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वन शुड नॉट गेट दीज एसेट, बट व्हाट शुड बी माय प्रायोरिटी? कि अगर मेरे पास 6 लाख रुपए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आई विल एडवाइज यू बाय अ होम। जब आपकी नौकरी लगे, सबसे पहला काम करना है घर खरीदना, और 6 लाख रुपए में घर आ जाएगा। 6 लाख रुपए में घर आ जाएगा। आप बहुत छोटा घर आएगा नहीं सर। आएगा सर। छोटा घर आएगा, जमीन नहीं आएगी। पक्का खरीदे उस पे डिपेंड हो तो जमीन भी नहीं मिलेगा। आएगा 6 लाख रुपए में घर नहीं, छोटा घर आएगा। 6 लाख रुपए में बहुत छोटा घर आएगा यार, कोई इनका ही नहीं आएगा सर। 6 लाख रुपए में जमीन भी नहीं आती आजकल। 6 लाख रुपए में पर घर आता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। अगर आपकी 50,000 रुपये महीना की इनकम है तो आपको 6 लाख रुपए में घर आ जाएगा। कैसे आएगा? अब सवाल ये उठता है कि कैसे आएगा। मैं डींग आंक रहा हूँ या खाली? सब फ्लैट होगा मे बी। हाँ, तो
हम फ्लैट EMI पे ले सकते हैं। 35-40 लाख रुपए का हम घर फ्लैट 35-40 लाख रुपए में तो फ्लैट आता है ना। अगर दिल्ली में यस सर, यस सर आता है। मैं जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा ऑफ लोकेशन पे चला जाऊं तो मुझे एक फ्लैट 35-40 लाख रुपए के अंदर में आ जाएगा। 6 लाख रुपए मेरा इकट्ठा मैंने कर लिया है। कुछ मैं अपने पिताजी से बोलूंगा कि पापा कुछ कंट्रीब्यूट कर दो, मांगूंगा इधर उधर से, दोस्तों से मांग लूंगा। 2-4 लाख रुपया नहीं भी मिला, बैंक इस समय आपके घर को 80% और कभी कभी 90% तक फाइनेंस कर देती है। यानी कि आपको जो डिपॉजिट करना है केवल 10% या 20% पैसा डिपॉजिट करना है। आपका पैसा 80-20% होगा, बैंक फाइनेंस करेगी 80%। इसका क्या मतलब हुआ? 6 लाख रुपए मैं लगाऊंगा, 30 लाख रुपए बैंक लगाएगी, 36 लाख में मेरे को फ्लैट मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा? 36 लाख रुपए के फ्लैट का मैं मालिक बन गया 1 साल के अंदर। Within 1 year of my service, I am a owner of my own flat, जो कि 30-40 लाख रुपए का है। और इस 30-40 लाख रुपए की फ्लैट में क्या होगा? मुझे क्या करना होगा? हाँ, सवाल ये है कि करना क्या होगा। अब मान लो मैंने 30 लाख रुपए लोन लिए, 20 साल के लिए 30 लाख रुपए लोन लिए, किस्त भी तो देनी पड़ेगी, बैंक फ्री में थोड़ी देता है। तो 30 लाख की कितनी किस्त जाएगी? 24,000 के आसपास किस्त जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे 50,000 रुपए की तनख्वाह है, 24,000 रुपए में हर महीने देता रहूंगा, तभी मेरे पास 26,000 रुपए बच जाएंगे। 26,000 रुपए मेरा खर्चा तो आराम से चल जाएगा, आई बिलीव। चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो मैं ये फ्लैट खुद यूज नहीं करता हूँ, मैं इस फ्लैट को किराए पे दे देता हूँ, 10-12 हजार रुपए किराया मिल जाएगा। ठीक है, 12 हजार रुपया मेरे को मिल गया, मैं उसे अपनी EMI में दे दूँ। इसके अलावा मुझे जो है घर खरीदने पर सरकार एक इनकम टैक्स की रिबेट देती है, इनकम टैक्स में मुझे छूट मिलती है। वो इनकम की टैक्स की छूट मुझे कितनी मिल जाएगी? लगभग 8,000 रुपये महीने के आसपास। 20,000 रुपये मेरे को यहाँ घर खरीदने से बचत हो जाएगा। 10-12 हजार रुपये मैंने किराया कमा लिया, 8,000। तो मेरी नेट मैं कितने पैसे दे रहा हूँ? केवल 4,000 रुपये। 6 लाख रुपए मेरे पास थे, 4,000 रुपये महीने के दे देता हूँ। आई एम ओनर ऑफ हाउस, मेरा अपना घर है, पर मैं ये नहीं करता हूँ। अधिकांशतः हमारे नए जो भी यूथ है वो ये काम नहीं करता है। करता है या फिर सर हम करेंगे? आप करोगे ना? आपको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। यस सर। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी पुअर है। This is financial literacy. It's not only about share and security. This is the basic sense कि कैसे आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। अब आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी 50,000 रुपए की इनकम में केवल 4,000 रुपए घर की तरफ जा रहे हैं। अब आप गाड़ी खरीद लेना, उसके बाद आपको अगर मोबाइल खरीदना है 40,000 रुपए का तो वो भी खरीद लेना। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना असेट बनाना, जिंदगी के शुरुआत से ही ये काम शुरू करना। जब अपनी नौकरी लग जाए तभी से असेट, और अब असेट हमेशा ध्यान रखना, असेट शुड बी एप्रिशिएटिंग असेट। अगर आज मैंने 35-40 लाख रुपए का घर लिया है, 5 साल बाद कितने का बिकेगा? 5 साल बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी? 50 लाख हो जाएगी। 40-45 लाख बड़े आराम से हो जाएगी। 50 से 60 लाख रुपए ही आराम से दे देगा। तो मैं 6 लाख रुपए जो मेरे पास थे, मैंने उन्हें लगाकर अपने लिए 60 लाख रुपए का असेट खड़ा कर दिया, और मैं हर 5 साल में सोचे इसको बढ़ाता जाऊंगा, इस बीच में मैं और पैसा कमाता जाऊं। डाउन द लाइन 30 ईयर्स आप नौकरी करेंगे, कम से कम 30 से 35 साल नौकरी करेंगे। 35 साल में आप कितना असेट इकट्ठा कर सकते हैं? अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं, आप सोचने वाले हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? शो ऑफ में खर्चा कर देंगे। किसी ने बता दिया जी वहां पर बहुत बढ़िया वो है, चलो भाई यार पैसे हैं खर्चा करो। यू नीड नॉट डू दैट। आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यू शुड
think about it, you should invest your money, you should plan your money, you should be financially literate. आपको फाइनेंशियली डम्ब नहीं होना है। जो भी कंपनी अगर आपको कोई चीज बेच रही है जबरदस्ती, तो समझो उसमें धोखा ही होगा। कोई भी चीज बेचे, मेरा एक बहुत बेसिक सिद्धांत है कि यदि किसी चीज को बेचे जाने की आवश्यकता है, तब उस चीज में अपना दम नहीं है। अगर किसी चीज को बेचने की जरूरत पड़ रही है, तो उस चीज में अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती थोप रहा है। तो इसीलिए आप देखोगे गाड़ियों के ऐड आते हैं, मोबाइलों के ऐड आते हैं, फ्लैटों के ऐड आते हैं, मतलब पर जैसे जैसे प्रोडक्ट आप उसमें जाएंगे, उनके ऐड कम होते जाएंगे। जिस चीज की अपनी वैल्यू होती है, शराब का कोई ऐड नहीं आता शराब का ऐड, लोग उसे वैसे पीते रहते हैं। जो चीज हम सिन गुड जिनको बोलते हैं, या बहुत सारी ऐसी जरूरत की आवश्यकता की चीजें होती हैं, उनको कोई नहीं पूछता, उनकी कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, लोग अपने आप करते हैं। तो आपको ये चीज को जरूर पहचानना है, और जब भी आप आगे जाएं, और जिंदगी में मैं ये बोलूंगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने लिए फाइनेंशियल असेट इकट्ठे करें। शादियां हैं, हमारे यहाँ बड़ा फैशन है, लड़कियों को शौक है, आजकल कल हर एक का होड़ लगा हुआ है, कंपटीशन है कि तूने अपनी शादी में कितने लाख का लहंगा पहना था। होता है ऐसा या नहीं होता? ये मेरी गलतफहमी है ये सर होता है लड़का देखते मेरी शादी में कितने लोग आए और कितना हमने बड़ा से बड़ा फंक्शन किया। 2 लाख 3 लाख 5 लाख, बेकार, मतलब नो यूज। आपको पता है, आप मतलब सारी लड़कियों को भी आइडिया होगा, वो जो लहंगा रहता है वो अगले दिन बार कभी जिंदगी में नहीं पहना जाता, वो डम असेट है, मतलब जीरो असेट है। जो आपके गेस्ट आए थे वो आपका खाना वाना खाएंगे, अगले दिन भूल जाएंगे शादी किसकी थी। बहुत बार तो हम शादियों में जाते हैं जिसमें 2500 लाख में, आई रियली अपोज दिस काइंड ऑफ वल्गर मैरिजेस जो होती हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें हम 20-20 लाख 25-25 लाख 50-50 लाख रुपया खर्चा करते हैं फॉर नो गुड रीजन, जिसका कोई मतलब नहीं है। और उन शादियों में जो लोग, मतलब इन बड़े बड़े आयोजनों में 3 घंटे में हम 30 लाख रुपया खर्चा करते हैं, 50 लाख रुपया खर्चा करते हैं, और इन आयोजनों में जो आता है उसको ये नहीं पता होता कहाँ जा रहा हूँ, बस उसके बाद एक कार्ड होता है। बहुत बार बेचारे लड़के लड़की का नाम भी नहीं पता होता, न लड़के लड़की को ये पता होता कि कौन आया था। आप में से कोई मैरिड कपल है, मैरिड है, उसकी शादी में कौन कौन आया था उसे याद है? सोचिएगा कभी इस सवाल को। तो वी शुड, मेरे को लगता है कि मतलब वल्गैरिटी के अलावा इट्स अ फाइनेंशियल लॉस। जो बड़े 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 फंक्शंस किए जाते हैं, ये यूजलेस है। आपको खर्चा करना है, अपनी एजुकेशन पे खर्चा करो, अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा करो, असेट क्रिएशन पे खर्चा करो, एंटरप्रेन्योरशिप पे खर्चा करो। डोंट वेस्ट योर मनी। खैर, आपका अपना डिसीजन है, आप लोग लेंगे, सोचिएगा इस मामले में। तो सरकार का भी ऐसा एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या इसमें सिखाया जाता होगा, बट यस, आई फर्मली बिलीव दैट ईच एंड एवरी वन शुड नो अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, कि मुझे वित्तीय तौर पर समझदार होना चाहिए। जो मैंने आपको बहुत छोटी छोटी कुछ उदाहरण के साथ बातें समझाई, ये आपके जीवन में अगर आप याद रखेंगे तो जीवन भर आपके काम आएंगी। अगला ये स्कीम है ईशान उदय एंड ईशान विकास। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, जिसमें 10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ईशान विकास, जो बच्चे आईआईटी और एनआईटी में सेलेक्ट होते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम है। शोध गंगा, शोध गंगा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, अगर आप में से किसी ने देखा होगा, इट्स अ गुड रिसोर्स, यू कैन यूज दैट। हमारे जो रिसर्च पेपर होते हैं उनका कंपाइलेशन है शोध गंगा, ऑनलाइन डिपॉजिटरी है। तो आप यहाँ पर जाकर इन रिसर्च पेपर को, जो एमफिल पीएचडी थीसिस के रिसर्च पेपर्स हैं, उनका एक ऑनलाइन डिपॉजिटरी है। किसी भी विषय के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये इनफ्लिप नेट, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, यूजीसी के द्वारा चलाया जाता है। उसके द्वारा ये शोध गंगा जो ऑनलाइन डिपॉजिटरी है वो काम करती है।
आगे बढ़ते हैं। विद्या वीरता अभियान, विद्या वीरता अभियान, ये परमवीर चक्र जो विजेता वो हैं उनके सोल्जर्स के फोटो यूनिवर्सिटीज में चिपकाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। परमवीर चक्र क्या होता है ये आपको पता होगा, ठीक है। हमारे देश का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र, जिन्होंने युद्ध के समय में किसी तरीके से अपने आप का अपना जो साहस है उसका प्रदर्शन किया हो। दीक्षा पोर्टल ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और नेशनल काउंसिल ऑफ एनसीईआरटी जो है एनसीटीई के द्वारा बनाया गया जो एक टीचर्स के लिए पोर्टल है कि टीचर्स इस पोर्टल पर आकर आपस में ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और उनका असेसमेंट हो सकता है। तो ये एक दीक्षा पोर्टल हो गया। एक हमने अस्मिता पोर्टल की बात की थी, एक ये हो गया दीक्षा पोर्टल। अपने कोर्स करिकुलम और बाकी सारी चीजों को उसमें काम कर सकते हैं। मार्गदर्शन, AICTE का ये पोर्टल है मार्गदर्शन, नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है मार्गदर्शन, AICTE के अंतर्गत ये काम करती है। और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको मेंटरिंग प्रोवाइड करने का कार्यक्रम है ये मार्गदर्शन, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं इसके लिए काम करता है मार्गदर्शन पोर्टल। एक सेकंड दीजिए। तो ओके, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का इनिशिएटिव है जिसमें वो अपने बच्चों की हेल्थ के लिए ये काम कर रहे हैं। उनका एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा और इसके अलावा उन्हें ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के बारे में बताकर उस लिए एनकरेज किया जाएगा। जिज्ञासा, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का पोर्टल है जिसमें स्टूडेंट्स को साइंटिस्टों के साथ जोड़ा जाता है जिज्ञासा पोर्टल में। मैत्री यात्रा, ठीक है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की यात्रा बच्चों के जो जम्मू कश्मीर के साथ ये स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम है, मैत्रेय यात्रा एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जाता है। माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष, हमारा एक विशेष कोष है जिसके जरिए से माध्यमिक शिक्षा, जो सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए ये फंड इकट्ठा किया जाता है और इसके लिए एक स्पेशल टैक्स भी लगाया जाता है जिसको हम सेस बोलते हैं। टैक्स के ऊपर ये टैक्स लगता है, एजुकेशन सेस बोलते हैं, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। तो हम कभी कभी जो सामान खरीदते हैं उसके ऊपर हमारे को ये एक्स्ट्रा सेस लागू किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं NTA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। NTA ऑर्गेनाइजेशन हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम को ये कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑनलाइन जितने एग्जाम आज के समय में हो रहे हैं, जैसे नीट का एग्जाम, JEE का एग्जाम, AICTE जो है, ये सब एग्जाम जो बड़े सारे एग्जाम हैं वो सब इसी प्लेटफॉर्म पर, जो PhD का एग्जाम होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो इसी पोर्टल पे, इसी प्लेस पर कराए जा रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये पूरे के पूरे सारे एग्जाम्स को मॉनिटर करती है। इसका काम ही है ये एग्जाम कंडक्ट कराना। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के समय में, काफी सारे, नॉट ऑल बट काफी सारे, ये अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर फिर हम अगली क्लास में ही शुरू करेंगे, तो हमारी शिक्षा वाला काम भी खत्म हो गया। इसमें आपको अभी और किसी को कुछ बोलना है?
हेलो हेलो। हाँ नो सर, यस सर। बट मेरा सर एक क्वेश्चन है, इससे तो रिलेटेड नहीं। हाँ पूछो, इससे रिलेटेड अनरिलेटेड बिल्कुल पूछो। सर ये जो यूएन का जो एक 5th पार्ट था ना, वो क्या नाम था उसका, ट्रस्टीशिप, हाँ, वो वाला में ये सर उसकी कुछ वर्किंग क्लियर नहीं हुई मेरे को सर। ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है एक बॉडी थी यूनाइटेड नेशन की, इसका एक ऑर्गन था ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप बेसिकली जब 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ और यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया, उस समय कुछ ऐसे एरियाज थे, ठीक है, जैसे मैं 100% श्योर नहीं हूं, पर कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे आइलैंड्स थे जैसे जो जर्मनी के कंट्रोल में या जो हारे हुए देश थे उनके कंट्रोल में थे। अब उन देशों पर किसका शासन होगा, उन देशों पर, जगहों पर, उन जगहों पर मान लीजिए छोटे छोटे कुछ आइलैंड्स हैं, डीप सी में कुछ आइलैंड्स हैं, तो अब उन पर जैसे जो जीत गए वो तो ठीक है, वो अपने अपना कब्जा बनाए रखेंगे, पर कुछ ऐसे एरियाज, डिस्प्यूटेड एरियाज जो रहे, उन पर किसका शासन रहना चाहिए, ये एक सवाल था। तो उस सवाल को रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई कि ये ट्रस्टीशिप काउंसिल ऐसे जितने डिस्प्यूटेड प्लेस है उनको मॉनिटर करेगी जब तक कि ये तय ना हो जाए कि उसे उसकी सत्ता को किसके हाथों में सौंपना है। मैं समझा पाया? मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली अगर मान लीजिए कोई एक टेरिटरी है, कोई एक क्षेत्र है, आपको लगता है कि किसी क्षेत्र में युद्ध के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? इराक का उदाहरण लेता हूं मैं इसको समझाने के लिए। इराक में का प्रॉब्लम क्या है? अगर आप थोड़ा सा अपने बचपन को ध्यान रखेंगे तो 1990-91 तक इराक की स्थिति पता है आपको? नो सर। इराक वाज अ गुड कंट्री, मतलब इंडिया से भी शायद बेहतर स्थिति में होगा। उसके पास तेल का अच्छा पैसा था, अच्छी आमदनी थी, पैसा अच्छा था, डेवलप्ड था, शहर बहुत बढ़िया था, जो मेन उसके सिटीज थे ठीक ठाक अच्छा खासा, जैसे ईरान है आज के समय में, उससे उसी लेवल का ईरान इराक लगभग आसपास के, और भारत से अच्छी आर्थिक स्थिति में था। परंतु आज वो क्या हो गया है, वो वॉर रिडन कंट्री हो गया है, छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए हैं। इसका कारण क्या है कि इराक ने कुवैत, एक उसका पड़ोसी देश है, उस पर हमला कर दिया था, जिसके बदले में अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया, और वहां से सद्दाम हुसैन, वहां पर शासन किसका था? सद्दाम हुसैन का, जो कि एक डिक्टेटर टाइप का राजा था। तो ये जो सद्दाम हुसैन था, इसको मिटा दिया, इसको खत्म कर दिया अमेरिका ने, और वहां उसके ऊपर युद्ध थोप दिया। युद्ध हुआ अमेरिका और इराक के बीच में, उसमें भारी तबाही हुई, और अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से वहां से खत्म कर दिया गया अमेरिका के युद्ध के द्वारा। अब गवर्नमेंट स्ट्रक्चर तोड़ना तो आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है, जो चीज अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रही है। आप चीजों को खत्म तो कर सकते हैं, बनाना इतना आसान नहीं है। लोगों का विश्वास नहीं होता, लोगों की एजुकेशन, बहुत सारी चीजें सफर करती हैं, और जब ये स्ट्रक्चर टूट जाता है तो दोबारा उसे री एस्टेब्लिश, तो आप कहीं भी गवर्नेंस का वैक्यूम नहीं छोड़ सकते। सद्दाम जैसा भी अच्छा बुरा था, वो था, पर आपने उसे हटाकर क्या कर दिया? यू क्रिएटेड अ वैक्यूम। तो किसी भी टेरिटरी में, खासतौर में ये युद्ध के बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि युद्ध के बाद किसी भी टेरिटरी को अगर आप वैक्यूम में छोड़ दोगे तो वहां पर सब वॉरलॉर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। अफगानिस्तान में अभी क्या होता है, थोड़े थोड़े लोग, हर एरिया में कुछ कुछ लोग इकट्ठे होके अपना बंदूकें ली, हर एक लोगों ने अपनी अपनी 50-100 लोगों, 200 लोगों की अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठी कर ली हैं। जिसके पास जो थोड़ा उस एरिया का प्रभावशाली और पैसे वाला व्यक्ति है, उसने अपनी सेना बना ली, और ऐसे छोटे छोटे बहुत से वॉरलॉर्ड खड़े हो जाते हैं, और
फिर ये सब लड़ाई होती रहती है और जितना स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या गवर्नमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। तो वो खत्म, तो ऐसा उस समय ना हो इन क्षेत्रों में, इसके लिए और वहां पर किसी तरीके की गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके लिए वो उन सारे एरियाज को ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत छेड़ दिया गया था। 11-14 कुछ ऐसे एरिया थे, मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो एरियाज होते थे, उन एरिया को इस ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत दे दिया गया था फॉर द टाइम पीरियड, क्योंकि ट्रस्टी एक तरीके का संरक्षक होता है। जब तक कोई और शक्ति उसको ओवरटेक ना कर ले, जब तक किसी और को उसको जिम्मेदार शक्ति को ना दे दिया जाए, तब तक के लिए वो बनाई गई थी। और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके जितनी उसके पास टेरिटरीज थी उसने किसी किसी देशों को दे दी थी। फिर फाइनली उसका फंक्शन खत्म हो गया था। शायद 1990 के किसी साल के बाद वो ट्रस्टीशिप काउंसिल कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है ओके सर। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू ओके डियर, बाय। Okay, sir. Thank you, sir. Good day, sir. Thank you, sir. प्लेजर। सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? इसका पीडीएफ किसी ने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, एक बार रीशेयर कर देना प्लीज। ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वेबसाइट पे ये लेसन अपलोडेड है, मैं शेयर कर दूंगा। बाय। Sir. थैंक यू सर।